one of the most important topic of applied maths, that is financial mathematics. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग के पास में कुछ टॉपिक्स है। सबसे पहला है परपेचुइटी, फिर आपके पास आएगा सिंकिंग फंड, फिर आपके पास में आएगा ईएमआई। ये तीनों एक चैप्टर बिलोंग करते हैं। फिर आएगा रिटर्न्स, फिर आएगा आपके पास में ग्रोथ, और फिर आएगा हम लोग के पास में डेप्रिसिएशन। ये तीनों मिला के एक चैप्टर बनता है। जो ये परपेचुइटी वाला चैप्टर, उसमें कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड्स, वो आप लोग को सीबीएसई के साथ चाहिए। लेकिन इफ यू आर प्लानिंग बाय एनी चांस टू गिव योर सीयूईटी एग्जामिनेशन इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो वो बॉन्ड्स वाला चैप्टर आपको उसमें चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग सीयूईटी वगैरह अगर मैथ्स देने का मन है तो आप लोग को वो वाला टॉपिक के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है। सो परपेचुइटी क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, ये अभी हम लोग पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन पे आ जाते हैं। बाकी तीन टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। When we talk about perpetuity, perpetuity होता है हम लोग के पास में एक टाइप का एन्युटी। ठीक है। तुम लोग बोलेंगे सर एन्युटी क्या होता है? एन्युटी हम लोग के पास में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल का, जहाँ पे मेरे पास में जो पेमेंट होता है वो रिपीटेडली मेरे पास में आते रहता है या हमारी तरफ से जाते रहता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास में जैसे कोई चीज को हम इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग के पास इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह दे रहा है, या हम लोग पेंशन स्कीम वगैरह के हिसाब से गवर्नमेंट को पैसा वगैरह दे रहा है, या हम लोग अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को पैसा वगैरह दे रहा है। तो आफ्टर एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ या एवरी ईयर या एवरी हाफ ईयर हम लोग के पास क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो वो जो पैसा जाता है, अपने तरफ से पैसा जा रहा है, वो क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की तरफ इकट्ठा हो रहा है। गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडिंग करके हम लोग के पास में इतना रुपया हम लोग को प्रॉमिस कर देता है। तो परपेचुइटी क्या होता है ना, यहाँ पे परपेचुइटी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आज एक साथ रुपया जमा कर, हम आज के आज रुपया जमा कर देगा, ताकि हमारे पास इन द फ्यूचर मेरे पास में क्या रिटर्न आता रहे, मंथली रिटर्न आता रहे, हाफ ईयरली रिटर्न आता रहे, क्वार्टरली रिटर्न आता रहे, या जो भी मेरे पास पेमेंट पर डिसाइड होगा। तो एन्युटी हम लोग के पास मतलब पेमेंट पीरियड में हम लोग का पेमेंट क्या होगा? हम लोग के पास रिपीट मिलता रहेगा। तो जब रिपीटेड पेमेंट्स हम लोग के पास रिसीव होते रहेगा, वी विल बी एट द रिसीविंग एंड। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिंपल से एक एग्जांपल देते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को एक घर खरीदा हुआ है, वो घर खरीदने के बाद हमारे पास में उसमें हम उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो मेरे पास में रेंट वो मेरे को कब तक मिलता रहेगा? जब तक सामने वाला आदमी रेंट पे घर पे रहेगा तब तक मिलता रहेगा, या फिर हम उस फ्लैट को बेच दिया तब तक मिलता रहेगा। यानी कि मेरे पास में जब एन्यूटी विच लास्ट्स फॉर एवर, यानी कि कोई एक ऐसा एन्यूटी जो हम लोग के पास फॉर एवर लास्ट करता है, ऐसा पेमेंट पीरियड जो फॉर एवर लास्ट लास्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग परपेचुइटी बोलते हैं। लेट्स से अनदर एग्जांपल, पेंशन। हम आज मेरे पास रुपया अच्छा खासा हमारे पास अमाउंट है, टर्म इंश्योरेंस वगैरह जो भी चीज हो गया, हम आज जमा करके रुपया बैंक में जमा कर दिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रुपया जमा करके छोड़ दिया। जब हम जमा करके छोड़ने का क्या मतलब हो गया हम लोग के पास में? कि हमारे पास में वो रुपया सेफ मेरे पास में एक तरह से पड़ा है। अब जब हमारा कल को हमारे को कुछ हो जाता है, तो मेरा फैमिली संभालने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिएगा। पर मंथ गवर्नमेंट या पर क्वार्टर या पर हाफ ईयर, जो भी हम पेमेंट डेट डिसाइड करके रखा हुआ होगा, वो क्या रहेगा? वो गवर्नमेंट की तरफ से मेरा फैमिली को मिलते रहेगा। तो वो कब तक मिलता रहेगा? जब तक मेरा कोई बच्चा होगा, या मेरा कोई क्या बोलता है ना, तुम्हारा मेरा कोई नेक्स्ट जनरेशन होगा, वट एवर, वो एक स्टेबल पोजीशन पे ना पहुंच जाए, या मेरा जो भी फैमिली मेंबर्स रहेगा वो एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाए। कब तक मिलता रहेगा? फॉर एवर मिलता रहेगा। दूसरा मतलब क्या होता है कि हम अगर सपोज बोल रहा है कि 50 साल का उम्र तक मेरे को काम करना है, उसके बाद मेरे को रिटायरमेंट लेना है, तो 50 ईयर्स के बाद मेरे को मंथली कुछ इनकम तो चाहिएगा। हम उस समय सोचेगा कि नहीं, हमारे को कुछ इनकम से नहीं चलेगा, तो हम सर्वाइव कैसे? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। हम क्या करेगा? हम आज रुपया करके जमा करके छोड़ दिए। ठीक है। परपेचुइटी में जमा करके छोड़ दिया, 50 साल के बाद हम बोल रहे हैं हर महीना मेरे को सपोज 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, समथिंग समथिंग मेरे को मिलता रहेगा। तो हमको इतना रुपया, जो भी अमाउंट रहेगा, वो मेरे को आज के आज जमा करना पड़ेगा। ठीक है। सो वेन एवर द पेमेंट पीरियड इज लास्टिंग फॉर एवर, वो पैसा मेरे को कब तक मिलता रहेगा? टिल मी डेथ। समझ गया? सो वेन एवर द पेमेंट पीरियड लास्ट फॉर एवर, वो हम लोग के पास क्या हो जाता है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुइटी। तो यहाँ पे आपके पास में प्री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है। प्री इन्वेस्टमेंट, ताकि लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलता रहेगा। सिंकिंग फंड में क्या होता है? मतलब टोटल प्री इन्वेस्टमेंट होता है, सॉरी, टोटल अमाउंट पहले आपको जमा करना है।
अब सिंकिंग फंड में क्या होता है आपके पास? सिंकिंग फंड में क्या होता है हमारे पास में? एक रिपीटेड पेमेंट हम लोग करते हैं टू अचीव टारगेट सम। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि मेरे को 2024 हुआ है, 2030 तक मेरे को हाथ में 10 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, तो उस मोमेंट में मेरे पास में 10 लाख रुपया होगा या नहीं होगा, हमको क्या पता? क्या मैं गारंटी कि मेरे को 2030 तक मेरे पास में 10 लाख रुपया होगा? नहीं होगा। उस मोमेंट पे मेरे को क्या होगा, मतलब गारंटी तो नहीं ले सकता ना। अगर मेरे को बोला कि 2030 में मेरे को अचानक से 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है, तो उस मोमेंट में मेरा क्या रहेगा क्या नहीं, हो सकता है कि हम एक बार बैंक से निकाल के दे दे, हो सकता है मेरे को एक बार सोचना पड़े, हो सकता है हमको जो भी लोन लेना पड़े, वट एवर इट। फॉर माई सिक्योरिटी हम क्या करेगा, हम आज से वो रुपये जमा करना शुरू करें, चाहे मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, हम कुछ कुछ रुपया जमा करना शुरू कर देगा। वो जमा करते 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 मेरे पास 6 साल बाद मेरे को 10 लाख रुपया वापस से मिल जाएगा। मेरा काम हो गया। तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम रिपीटेड पेमेंट कर रहा है टू अवॉइड अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, उस चीज को हम लोग क्या बोलता है, सिंकिंग फंड बोलता है। जैसे कभी आप लोगों को अपार्टमेंट है या कोई बिल्डिंग है या कोई भी अगर आप लोग का शोरूम है, कोई भी चीज होता है, वहाँ पे हम लोग सिंकिंग फंड के लिए एक अलग से अमाउंट इकट्ठा करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं? कल को बिल्डिंग अगर कुछ डैमेज हो गया तो सिंकिंग फंड से रुपया उठा लेगा, काम हो जाएगा। सपोज बिल्डिंग का पेंट वगैरह कराना है, वहां से रुपया उठाएगा, निकल जाएगा। तो वह हर क्वार्टर में या हर हाफ ईयर में बिल्डिंग का सोसाइटी वगैरह एक सिंकिंग फंड का अमाउंट इकट्ठा करता रहता है, ताकि बीच बीच में आपको अचानक से बोल दिया कि चलो अंशुल एक काम करो, मेरे को 2 लाख रुपया ट्रांसफर करो, बिल्डिंग को पेंट करवाना है। अंशुल बोलेगा यार मेरे को तो एक बार सोचना पड़ेगा, हमको अपना हिसाब देखना पड़ेगा। तो अंशुल क्या बोलेगा, एक काम करो, जो सिंकिंग फंड हम हर 3 महीना में आपको दे रहा है ना, उसमें से जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है मेरे नाम पे, उसमें से 2 लाख रुपया काट। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो मेरे पास में क्या होता है, सिंकिंग फंड एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन, एक बड़ा लोड को कम करने का एक छोटा तरीका होता है। क्लियर है? हाँ जी। रिजर्व की तरह होता है। अनदर एग्जांपल, जैसे हम लोग के पास में कंपनी का जैसे मशीन खरीदा तो आज अगर मशीन खरीदा है, तो हम बोल रहे हैं कि उसका मशीन का लाइफ है 5 साल। तो तुमको पता है, और मशीन है सपोज 5 लाख रुपए का, तुमको 5 साल के बाद में कितना लाख रुपया वापस चाहिएगा? 5 लाख रुपया। फॉरगेट अबाउट द इन्फ्लेशन। 5 लाख रुपया तुमको वापस चाहिएगा, मशीन पूरा खत्म हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू जीरो है उसका। तो मेरे को 5 साल बाद कितना रुपया चाहिएगा? 5 लाख रुपया चाहिएगा ना। वो 5 लाख रुपया उस मोमेंट में मेरा मशीन अचानक से रुक गया, हमारे पास अचानक से रुपया उस मोमेंट में होगा या नहीं होगा, क्या गारंटी है? नहीं है। तो हम आज से वो रुपया जमा करना शुरू कर दें सिंकिंग फंड के तौर पर। अब मेरे को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताओ कि अगर हम कोई रुपया जमा कर रहा है, इफ आई एम डिपॉजिटिंग सम मनी, मेरे को 5 लाख रुपया का रिटर्न चाहिए, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 5 लाख से कम रहेगा, 5 लाख से ज्यादा रहेगा, या 5 लाख के बराबर? कम होगा। रीजन? इंटरेस्ट के साथ ऐड होके मेरे को 5 लाख रुपया चाहिए। अगर मेरे पास 5 लाख से ज्यादा रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब तो बेवकूफ आदमी है कि हम 6 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 5 लाख रुपया निकाल रहे हैं। तो वो हम 1 लाख रुपया हम वेस्ट क्यों करेगा? उससे अच्छा तो हम अपना कहीं और मतलब लॉकर में रख देगा, एफडी में डाल देगा, बैंक में पड़ा रहेगा, एटलीस्ट इंटरेस्ट कुछ तो मिलेगा मेरे को। अदरवाइज अगर 5 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करता, तो 5 का 5 ही अगर मेरे को मिल रहा, तो तुम घर का लॉकर में रखे, क्योंकि विदाउट वो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा पैसा कुछ भी। हम क्या करेगा, हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करेगा। सपोज मेरे को 4,50,000 इन्वेस्ट करना पड़ा, 50,000 रुपये मेरे को इंटरेस्ट, तभी मेरा फायदा है। तो जब भी आप परपेचुइटी के बारे में बात करोगे या सिंकिंग फंड के बारे में बात करोगे, हमेशा आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कंपेरेटिवली इस हिसाब से रहेगा कि लॉन्ग टर्म में जाके आपको विद इंटरेस्ट आपको वो पूरा का पूरा जो अमाउंट आपको चाहिए वो मिल जाए। मूविंग ऑन टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज ईएमआई। नाम सबको पता ही है। क्या फुल फॉर्म होता है ईएमआई का? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता है। जिन लोग के दिमाग में था कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, तो वो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता। क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब होता है कि हम लोग के पास में जो भी अमाउंट है लम सम, उसका कंपाउंडिंग के हिसाब से हमारे पास में क्या करता है, हम लोग का एक ईएमआई डिसाइड होता है। यानी कि बैंक से आप लोग कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रुपया लिया हुआ है, उसको चुकाने का मंथली एक जो तरीका होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमआई। तो पहला दोनों में आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, अपना ही रुपया आप लगा रहे हो, और आपको वही रुपया विद इंटरेस्ट आपको वापस से मिलेगा। थर्ड वाला में क्या कर रहे हो, आप बैंक से रुपया उठा रहे हो, आपको वो पैसा वापस से विद इंटरेस्ट चुकाना है। ठीक है, पहला दोनों में इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरा तीसरा वाला में इंटरेस्ट चुकाना है। क्लियर है? तो एक एक करके कॉन्सेप्ट पे बढ़ता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला वगैरह सीखना है, उससे हम लोग का सारा काम हो जाएगा।
स्टार्ट करें, कर्तव्य जी स्टार्ट करें। हाँ। तो जब परमिशन मिल गया है शुरुआत करते हैं, ये आप लोग नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट, पहला कॉन्सेप्ट, परपेचुइटी। इसमें मेरा दो तरह का कॉन्सेप्ट आता है। व्हेन पेमेंट is received at the end of payment period. Payment is received at the end of payment period. इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर हम जनवरी का पैसा उठाना है वो फेब में उठा रहे हैं, फेब का उठा रहे हैं तो मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का जून में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, सो ऑन। तो तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, 12 महीना होता है, हम कितना पेमेंट्स उठाए फर्स्ट ईयर में? कितना? 11 पेमेंट्स उठाया, राइट। तो यानी मेरे पास में इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होगा, P इज इक्वल टू R बाई आई। P क्या होता है मेरे पास में? ये हो गया हम लोग के पास में प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, जो भी बोलो आप। आर हो गया हम लोग के पास में रिपीटेड पेमेंट्स, जो मेरे को चाहिएगा फ्यूचर में आगे जाके। आई हो जाता है हम लोग के पास में इंटरेस्ट पर रुपी पर पीरियड, और इसका एक फॉर्मूला होता है आर बाई 100 इंटू स्मॉल पी। और पी क्या हो गया हम लोग के पास में? स्मॉल पी, स्मॉल पी हो गया नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 ईयर। लेट्स से 12% है जो मंथली जा रहा है, 12% पर एनम है, जिसको हम लोग को मंथली पे डिवाइड करना। तो हर मंथ के लिए कितना पेमेंट आए, कितना परसेंट होगा? 1% होगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम लाइक द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, तो वो अगर उसको हम मंथली के हिसाब से डिवाइड करें तो आई का वैल्यू हो जाएगा 12/100 इंटू कितना परसेंट है हम लोग, कितना मंथ, एक साल में कितना महीना होता है? 12। तो 12/100 इंटू पी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम क्वार्टरली करते तो पी कितना आ जाता है मेरे पास में? 3 आ जाता, 4 क्वार्टर्स आ जाता, ठीक है। कितना हाफ ईयर्स होता है हम लोग के पास एक साल में? 2, तो हम लोग के पास पी की जगह पे 2 आ जाता। और अगर एनुअली बोल के रखा हो तो सिंपली R/100 हो जाता, ठीक। लेकिन when payment is received at the beginning of payment period, payment is received at the beginning of payment period, इस केस में P का वैल्यू कितना हो जाएगा? R प्लस R बाई। तुम लोग बोलेगा सर ये एक एक्स्ट्रा R क्यों आया? सुनो, हम बोल रहे हैं हम आज रुपया इन्वेस्ट किया, जनवरी का महीना चल रहा है और हम जनवरी में पैसा उठा लिया, मेरे को इतना शॉर्ट पीरियड के लिए रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब बेसिकली हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मेरे को रेट ऑफ मतलब जो भी अमाउंट मेरे को मिलना है वो विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट मंथ के लिए। तो सेकंड मंथ से मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, फर्स्ट मंथ में तो मेरे को विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पेमेंट इज रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड, मतलब मेरे को जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, जितना मेरा डिजायर्ड इनकम है, सपोज हम बोल रहे हैं 5,000 रुपये मेरे को हर महीना चाहिए, 5,000 रुपये सब हर महीना चाहिए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? 5,000 प्लस 5,000 बाई आई, ठीक है, समझ गया। तो पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड क्या होगा? एक एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोगों को पहला मंथ के लिए जो अमाउंट है जो मेरे को रिसीव करना है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करना कर देना पड़ेगा। तो फॉर्मेलिटी के लिए हम दिया, वही मेरे को वापस से मिल गया, ठीक है। और बाकी सब में क्या हो रहा है? फर्स्ट वाला उसके ऊपर वाला में क्या हो रहा है हम लोग के पास? P इज इक्वल टू R बाई आर प्लस। तो दोनों मिला के कुल मिला के हम लोग के पास देखा जाए तो मेरा अमाउंट ऑफ रिटर्न देखा जाए तो मोरलेस बराबर ही। क्लियर? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम? डायरेक्टली क्वेश्चन करता हूँ, मतलब इसी में बुक है सबके पास? मतलब एक बुक एक टेबल में तो मिल जाएगा। तुम्हारा बुक है?
फोटो दे दो एटलीस्ट, उसको फोटो तो दे दो एटलीस्ट। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं अंशुल, हाँ मैं दूंगा। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ ₹900। सुनना हाँ, तुम लोग को बोल के रखा हुआ फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ अ परपेचुइटी of ₹900 payable at the end of each year if money is worth, if money is worth 5% per annum। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब पी निकालना है किस कंडीशन में? परपेचुइटी ऑफ ₹900। परपेचुइटी मतलब क्या? ये रिपीटेड पेमेंट हो गया जो मेरे को चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको? आर कितना दिया हुआ है? 900। स्मॉल आर दिया हुआ है 5%। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो मेरे पास में पेमेंट रिसीव करना है वो कब रिसीव करना है? एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड एक साल का कितना होगा? एक ही बार मिलेगा, एक बार ही मिलेगा एक साल में। यानी कि अगर हम R/100 इंटू स्मॉल पी निकालें तो 5/100 इंटू 1 आ जाएगा, यानी 0। इसको चलो, इसको मैच ही रहता है, 5/100 ही छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा। नाउ एट द एंड ऑफ ईच ईयर के लिए फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू R/I है, तो P इज इक्वल टू 900 बाई 5/100, यानी कि 900 इंटू 100/5। इसको और इसको काटेगा कितना आएगा? 20 आएगा। कितना है रुपीज? 1800। स्मॉल पी 1 लिया बिकॉज एक साल के हिसाब से जा रहा है ना, एक साल में कितना पेमेंट आ रहा है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो एक साल में कितना पेमेंट आ रहा है? एंड ऑफ ईच ईयर मतलब पेमेंट तुम्हारा एक साल, सालाना पेमेंट आ रहा है। अगर हाफ ईयरली आता तो पी का वैल्यू कितना होता? 2 हो जाता। क्वार्टरली होता तो 4 हो जाता। एंड ऑफ ईच मंथ होता तब भी 12 ही लेता। पेमेंट पीरियड एक साल में कितना होता है? जनवरी का पैसा फेब में मिल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड कितना है तो 12 ही ना, उससे अपन को फर्क पड़ता। क्लियर? कोई दिक्कत? बढ़े नेक्स्ट पे, ये वाला खुद करेगा तुम लोग। नंबर 3 करिए खुद एक बार। बुक है सबके पास? किसी किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है तो वो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, हमको मतलब नहीं है। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो बस एक ही बात है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नंबर 3, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी ऑफ ₹300। तो परपेचुइटी ऑफ ₹300 मतलब आर का वैल्यू तुमको 300 देके रखा हुआ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर देके रखा हुआ है 6%। यहाँ पे बेटा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6/100 इंटू 2। शाबाश, सही बोल के गलत कर दिया। एक साल में कितना हाफ ईयर होता है? देयरफॉर P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R+R/I, क्योंकि बिगिनिंग बोल के रखा है, तो R+R/I फॉर्मूला। अब आंसर खुद निकालो, अंशुल नहीं बोलेगा आंसर। आंसर कोई मत बोलो, जब तक हम नहीं पूछा तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा आंसर। कर्तव्य तुम मीट पे भेज रहे आंसर, कोई फायदा नहीं है। हाँ, भूल गया था।
क्लियर? यही आंसर है? Anyone who is getting a different answer? Anyone who is getting a different answer? चलो नेक्स्ट। परपेचुअलिटी बहुत इजी है, इसका 2 मार्क का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आते नहीं तो एमसीक्यू होता है। नंबर 4 देखिए। What amount is received at the end of every 6 months? कितना पैसा तुमको मिल रहा है? मिलता कौन सा पैसा है? नंबर 4। What amount is received at the end of 6 months forever? Whatever. What amount is received at the end of every 6 months forever with rupees 72,000? अच्छा, यहाँ पे 70,000 P दिया हुआ है। वेरी गुड, शाबाश। तुमको पैसा निकालना है, यानी कि R का वैल्यू निकालना है। तो स्मॉल r कितना दिया हुआ है बेटा? 8%। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या 2? R by 100 into P. So 8 by 100 into 2, that is 1 by 25। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में छोड़ रहे हैं बिकॉज फॉर्मूला वैसा है। अब तुमको पैसा कब उठाना है? तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू R by I है। अब वैल्यू डालो, आंसर निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R जल्दी से। तो 72,000 is equal to R by 1 by 25. R is equal to 72,000 into 1 by 25. The value is rupees 2880. So this is the amount that you will be receiving at the end of every 6 months forever. You will be receiving payable by the man. You will be at the receiving end, right? Next. Number 5 देखो क्या दिया हुआ है। At what rate of interest will the perpetuity value, present value for perpetuity of rupees 300? ये rupees 300 क्या है? हाँ, रुपीज 300 है आपके पास में। और ठीक है, ये पुराना वाला बुक का 12.1 का नंबर 5 है। और परपेचुटी वाला कितना देखे रखो हम लोग के पास में? 24,000 रुपया हाथ पे। देयरफॉर, अच्छा सुनो, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सुनो, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बी आर। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? आर बाय 100 बी। एनुअल बोल के रखा हुआ, कैसे बोल के रखा हुआ? पेबल क्वार्टर, यानी R by 400 हो जाएगा। ठीक है, अब एट द एंड बोल के रखा हुआ, एट द बिगनिंग बोल के रखा हुआ, एंड है तो P इज इक्वल टू R by I हो जाएगा। तो 24,000 इज इक्वल टू 300 होल बाय R by 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। समझ में आया? हम I के जगह पे R by 400 डाल दिया, तो 24,000 इंटू R by 400 इज इक्वल टू 300। यानी कि R इज इक्वल टू 5%। तो द रेट इज 5%। कोई दिक्कत या डाउट है तो बताइए जल्दी से। पक्का? श्योर एकदम? किसी को भी छोटा सा भी कोई डाउट है तो बता दो।
5% इज द आंसर। 6 या 7 में से पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आप लोग खुद कर दीजिए, तो वो हम समझ लेंगे कि आपको कंप्लीट हो गया। एक अभी कर लो, फिर बाकी टॉपिक भी है ना। A man wants to deposit a lump sum amount so that an annual scholarship of rupees 3,000 is paid. Number 6 बोल के रखा हुआ है, a man wants to deposit. Number 6 is a scholarship question. ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, इसलिए ये लिख दिया। स्कॉलरशिप क्वेश्चन परपेचुइटी का। क्या बोल रहे थे, एट द बिगिनिंग एट द एंड? नहीं, तो तुम्हारे पास में जब पेमेंट आएगा वो तो तुमको बिगनिंग के एंड के हिसाब से लेना पड़ेगा। तुमको अभी रुपया जमा करना है ताकि वो हर साल के एंड पे तुमको रुपया मिले, तो वो एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड वाले पेमेंट को रुपया आएगा ना। द पेमेंट इज टू बी रिसीव्ड if the scholarship is to start at the end of each year. This year, हाँ तो दिस ईयर मतलब तो एंड ऑफ ईयर मतलब पेमेंट पीरियड के तो बाद ही हो रहा है ना। तुम रुपया अभी जमा कर रहे हो, अभी जमा करने के बाद तुमको साल के एंड में मिल रहा है पैसा। साल के स्टार्टिंग में तो नहीं मिल रहा है, साल के एंड में मिल रहा है, यानी कि R by I हो जाएगा, यानी 3000 by 1/20। रुपीज, हेलो, एक बार जरा देखिए, क्लियर? कोई दिक्कत या डाउट यहाँ तक? श्योर, कर्तव्य क्लियर है यहाँ तक? हाँ। चलो नेक्स्ट। Moving on to the next concept directly. Sinking fund. सिंकिंग फंड के लिए आप लोग को लॉक का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, लेकिन लॉक का वैल्यू आप लोग एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। लॉक का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, तो इससे स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्टली क्या करेगा, फॉर्मूला पे आएगा। सिंकिंग फंड में हम लोग का क्या था, सिंकिंग फंड में हम लोग के पास रुपया अभी जमा कर रहा है ताकि लॉन्ग टर्म पे जाके अपन के पास एक टोटल विद इंटरेस्ट मिल जाए। तो सिंकिंग फंड के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ए से। तो उस ए का फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू बोल देते हैं या फिर अमाउंट बोल देते हैं, जो भी अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड जो भी, आर इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई आई। सब चीज सेम है बाकी। आर क्या है, रिपीटेड पेमेंट। आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लाइक इंटरेस्ट अर्न पर रुपी पर पीरियड। एन क्या हो जाता है, बस एन है यहाँ पे एक नया चीज, एन है नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, स्मॉल पी जो है था ना अपने पास फॉर्मूला में, वो होता है नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में कितना पेमेंट हो, और एन जो होता है ना,
वो होता है टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स। मतलब अगर 2 साल के लिए क्वार्टरली पेमेंट होगा तो स्मॉल पी का वैल्यू हो जाएगा 4, लेकिन स्मॉल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। लॉजिक समझो। हम ये बोल रहा है कि अगर एक 2 साल के लिए क्वार्टरली पेमेंट रिसीव हो रहा है या क्वार्टरली पेमेंट तुम कर रहा है, तो स्मॉल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा उसमें 8, और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। समझ गया? चलिए नेक्स्ट। डायरेक्टली क्वेश्चन में पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बोलो। ठीक है। तुम लोग रिक्वायरमेंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। A company establishes a sinking fund to provide a payment for rupees 2,50,000 debt। तो 2.5 लाख रुपए उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है। यानी वो क्या होगा मेरे पास, ए होगा या आर होगा ना, क्या होगा, उसको 2.5 लाख रुपया इकट्ठा करना है। तो ए हो गया अपने पास में 2,50,000। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैच्योरिंग इन 4 इयर्स। अब तुम्हारे पास में एन का वैल्यू है 4 इयर्स। कंट्रीब्यूशन आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब एन का वैल्यू 4 ही होगा, नो मल्टीप्लिकेशन। आर बोल के रखा हुआ अपन को कितना, 18% पर है। तो आई हो जाएगा अपने पास कितना, 18/100, 0.18, यहाँ पे डेसिमल में ले लीजिए। देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है, a is equal to 1 plus I to the power n minus 1 by I, यानी 25,000 is equal to 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख is equal to R into 1.18 to the power 4 minus 1 by 0.18। थोड़ा आसान करने के लिए 2,50,000 को 0.18 से मल्टीप्लाई कर, और R इंटू 1.18 टू द पावर 4 minus 1। ठीक है, सही है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 25 कितना होता है हम लोग के पास, तो 4500 आ जाएगा क्या, या 4500 आ जाएगा, 4500 इज इक्वल टू आर इंटू 1.18 टू द पावर 4 minus 1। अब प्रॉब्लम कौन दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है 1.18 टू द पावर 4। तो उससे लिए लॉग वाला चीज थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारा वैल्यू तो नहीं निकल पाएगा ना अपने पास। तो लेट 1.18 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x लेता था, 4 log 1.18 का वैल्यू कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। सही है ना, बताइए। अब 4 इंटू लॉग 1.18, 0 पॉइंट लॉग 1.18, तो हम लोग टेबल में क्या करता था, 11 का 8 पे जाता था, राइट, टेबल का 8 11 का 8 पे जाता था। जल्दी से लॉग टेबल पे 11 का 8 पे क्या वैल्यू है एक बार बताइए। 11 का 8 पे वैल्यू है, 11 का 8 पे वैल्यू है 0719। बहुत ही बढ़िया। 4 इंटू 0.0719 इक्वल टू लॉग एक्स।
तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितना वैल्यू आएगा? 0.2876 इक्वल टू लॉग एक्स। तो x का वैल्यू आ जाएगा एंटी लॉग 0.2876। तो एंटी लॉग 0.2876 कितना है? तुम लोग को एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि 1.2876 का वैल्यू दे दिया। अगर नहीं दिया, अगर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको 1.2876 का दे दिया, ठीक है, 1.2876 में 2 नंबर डेसिमल के बाद रहेगा, आई मीन डेसिमल के पहले रहेगा। नहीं देता है, वो ईएमआई में देता है। तो 0.2876, तो 28 का 7 का वैल्यू ले लीजिए और 6 का वैल्यू ऐड कर दीजिए, शिफ्ट कर दो। 28 का 7 में वैल्यू है 1936, ठीक है। सो 1936 में हम लोग को 3 ऐड करना है। सो 1936 था ना, कितना था? 1936, तो 1939 हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक हम लोग के पास 0 है, तो कितना आ जाएगा? 1.939। तो देयरफॉर फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं ऊपर रेड से, r इज इक्वल टू, सॉरी वैल्यू डालते पहले, तो 4500 इज इक्वल टू r इंटू 1.939 माइनस 1, यानी r इज इक्वल टू 45,000 बाई 0.939। देखो कोई ऑप्शन नहीं आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। लॉग वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो वो आपका अच्छा बात है। कहीं पे डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो किस्मत अच्छा है, ईएमआई का वैल्यू वैसे दिया हुआ है। इस केस में यूजुअली लॉग का वैल्यू दिया हुआ है, अगर बड़ा वैल्यू आता है तो वैसे दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। अगर डायरेक्ट वैल्यू दिया होता तो बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना, डिवाइड करिए बिकॉज एग्जाम में करना पड़ेगा, टाइम रहेगा। ऑलराइट, हाँ, द आंसर इज रुपीज 47923.32, 93923.32। तो बस ठीक है, डिवाइड करना तो आता ही है ना मेरे हिसाब से, जल्दी ना तो कर लेगा फिर। क्लियर है यहाँ तक? चेक नेक्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार आपको। A machine costs a company rupees 5,25,000. क्वेश्चन में दिया हुआ है a machine costs a company rupees 5,25,000। तो आपके पास में मशीन कॉस्ट कितना देके रखा है बेटा? मशीन कॉस्ट है आपके पास रुपीज 5,25,000, और वो मशीन को जब आप 20 साल के बाद बेचते हो, मतलब एन का वैल्यू आपका 20 है, ठीक है ना। इसका स्क्रैप वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 25,000, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो अमाउंट इकट्ठा करना है वो कितना करना पड़ेगा? 5,25,000 में से आपको जब वापस से खर्चा करना है उसमें से 25,000 रुपये आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो कितना इकट्ठा करना है? 5 लाख आपको इकट्ठा करना है। तो ये आ गया आपका ए, ठीक है। एन हो गया आपके पास में 20। आर का वैल्यू अगर हम लोग के पास में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5%। एग्जाम में आया तो तुम कर पाए? वेरी गुड। ये नहीं आया था? अच्छा, तो ये हो जाएगा 0.05, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई आई। तो 5 लाख इज इक्वल टू आर इंटू
1.05 to the power 20 minus 1 by 0.05. तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये 0.05 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हाँ, कितना आएगा? 25 हो नहीं आएगा क्या? 25,000 आएगा, 25,000। ठीक है, इज इक्वल टू r इंटू 1.05 टू द पावर 20 माइनस 1। ठीक है, तो लॉग एंटीलॉग निकालना आता है आप लोग को? हम डायरेक्टली वैल्यू बता देते हैं आपको। 1.05 टू द पावर 20 का वैल्यू हम आपको बता देते हैं। 1.05 टू द पावर 20। अच्छा, वैल्यू लिखिए। 25,000 इज इक्वल टू r इंटू, इसका वैल्यू है 2.6532 माइनस 1। सो r इज इक्वल टू हो जाएगा 25,000 बाई 1.6532। ठीक है, फटाफट से इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करेगा सिंगिंग पार्ट का, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। जल्दी से करिए। या तो इसको पूरा डिवाइड करके सही आंसर, मतलब प्रॉपर आंसर निकाल देना, या फिर अप्रोक्सीमेट करके इसको 1.65 ले। ठीक है, 25,000 बाई 1.65 जो भी डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा, पूरा डिवाइड कर रहा है तो प्रॉपर आंसर इक्वल टू देके करना। अगर 1.65 राउंड ऑफ कर रहा है इसको, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकालना। बोथ द आंसर्स विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, करिए। एक्चुअल कैलकुलेशन से तुम लोग निकालेगा, आंसर आएगा एक्चुअल कैलकुलेशन से वैल्यू आएगा 15,105.74। और अगर 25,000 डिवाइडेड बाय 1.65 से करेगा, आंसर आएगा 15,151 पॉइंट, हाँ, कितना आएगा? पॉइंट, हाँ बस वही आएगा, 15,151.5। नहीं कंसिडर होगा ना, अप्रोक्सीमेट दिया हुआ ना, आपने वैल्यू राउंड ऑफ करते हुए दिखाया है ना चीज, इसलिए। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन करके लग दो। नेक्स्ट, नंबर 6। A company sets aside a sum of rupees 1,000 at the end of each year. तो ये rupees 1,000 क्या है? R का वैल्यू। तुम मत बोलो करते हुए प्लीज, एकदम मत बोलो प्लीज। A company sets aside a sum of rupees 1,000 at the end of each year in a sinking fund, so that at the end of 10 years, यानी कि n का वैल्यू है 10, it would amount to a balance sufficient to replace the machinery. तो तुम्हारे पास में R का वैल्यू दिया हुआ है 5%, यानी I कितना दिया हुआ है? 5/100, 0.05। Therefore A निकालना है। निकाल लो भाई। 1,000 1.05 to the power 10 minus 1 by 0.05। सजेशन, 1000 को 0.05 से पहले डिवाइड कर दो। जब आप 1000 को 0.05 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये और ये हटाया, 2 0 आएगा, तो 20,000 आ जाएगा। इंटू 1.05 टू द पावर 10, लॉग दिया हुआ रहेगा तो आता है आपको करना, नहीं दिया हुआ रहेगा तो कैसे करेगा?
वैल्यू दिया हुआ है 1.623 1.623 माइनस 1 यानी 20,000 इंटू 0.623 ये मल्टीप्लाई तो इजी है, इतना तो कर सकता है जिंदगी में। इसका आंसर है 1246। ये भी अप्रोक्सीमेट लिखा है क्योंकि ये जो 1.05 का वैल्यू 1.623 अप्रोक्सीमेट किया। क्लियर है यहाँ तक? बताओ भैया, सिबलिंग फंड भी क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताओ जल्दी से। श्योर एकदम?